हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज अगेन हम एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, दैट इज एमपी सब इंजीनियर वैकेंसी 2022। और ये वैकेंसी जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसीज है हमारे पास तीन ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज जो गिवन है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3400 प्लस वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ से टोटल वैकेंसी देखोगे तो 3435 वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेगी। मोर देन 3400 वैकेंसीज मिलेगी तीनों ब्रांचेस की मिला के। तो ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में है हमारे पास। और इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे, और जो है हमारे पास इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा और कैसे प्रिपेयर करें सो दैट वी कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो डिटेल से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल इसमें से जो है हमने क्या किया है, जितनी भी पोस्ट है आउट ऑफ 3400 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो पोस्ट है उनको अलग किया है हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है हमारे पास अलग अलग पोस्ट कोड नंबर दिया हुआ है। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट कोड में हमारे पास अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है। जैसे अगर आप देखोगे पोस्ट कोड 6 है तो हमारे पास वहाँ 10 वैकेंसीज है, 9 अगर पोस्ट कर रहे हैं तो 90 वैकेंसीज है एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल जो है ये लिस्ट शो करती है कि हमारे पास जो है टोटल अवेलेबल वैकेंसीज जो है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप इसका समय करोगे तो टोटल आपके पास 941 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है एज वेल एज डिग्री के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। अब इसमें हमें ये भी देखना है, जब आप पोस्ट कोड की नोटिफिकेशन को आप ढंग से रीड करोगे तो उसमें इंटरनली जो कई सारी पोस्ट है उसमें केवल मेंशन ये किया हुआ है डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स का डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है। एक पोस्ट है जिसमें हमारे पास बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड मांगा गया। बाकी सभी में हमारे पास यहाँ पे जो है डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा या फिर उससे हायर जो क्वालिफिकेशन है दैट इज डिग्री अलाउ हो रहा है तो आप दूसरी पोस्ट के लिए भी फिलअप किया कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोड 74 में क्लियरली मेंशन है, इसमें तो आप जो है डिग्री डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट अदर पोस्ट कोड के लिए आप जो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तभी हमें आइडिया लग पाएगा कि ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और बीटेक स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल फॉर दैट। तो हालांकि मेन नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में दोनों एलिजिबल लिखा हुआ है लेकिन इंटरनल पोस्ट कोड में हमारे पास डिप्लोमा एंड डिग्री, इसको ढंग से रीड करना बहुत जरूरी है। तो काफी मेहनत से ये लिस्ट प्रिपेयर किया है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। टोटल 941 वैकेंसीज है हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी हम देख चुके हैं कि हमारे पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर हमारे पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। इनका जो एज फैक्टर होना चाहिए हमारे पास जो है 18 टू 40 ईयर्स होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू हमारे पास कैटेगरी इसके लिए रिजर्वेशन भी आपको अलग अलग रहेगा। एक बात और कि यहाँ पे आउटर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे लेकिन एज ए जनरल उनको जो है कंसिडर किया जाएगा, उनको जो है किसी कैटेगरी का जो है एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है। एज ए जनरल कंसिडर करेंगे। सो अदर स्टूडेंट्स कैन बी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। अब आगे ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं सिलेबस की बात। सिलेबस में यहाँ पे काफी ब्रॉड सिलेबस है इसका। और यहाँ पे जो है दो पार्ट रहते हैं, पार्ट फर्स्ट नॉन टेक और पार्ट सेकंड टेक्निकल रहता है। अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें हमारे पास तो पार्ट फर्स्ट जो है हमारे पास या पार्ट ए जो है अवेलेबल, उसमें जो है हमारे पास बहुत सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, दैट मींस जनरल मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये सारे जो है हमारे पास नॉन टेक के, जैसे आप देखते हो एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पर भी हमारे पास यही नॉन टेक के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये जो है कंपैरेटिवली नॉन टेक का आपको जो पोर्शन देखने को मिलेगा काफी ब्रॉड वे में देखने को मिलेगा और इसका सिलेबस काफी लंबा रहेगा। इसमें जो है हमारे पास 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे पार्ट फर्स्ट में।
अब बात करते हैं पार्ट बी की या पार्ट सेकंड की। तो इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल की क्वेश्चंस बनेंगे और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के एंड सो ऑन, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगेन बात करते हैं टेक्निकल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। टेक्निकल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास 100 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के जो है वो केवल टेक्निकल से ही बिलोंग करेंगे और टोटल आपके पास 3 आवर का टाइम मिलेगा और इस पेपर को करने के लिए। और 3 आवर के टाइम पीरियड में आपके पास कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, 3 आवर के टाइमिंग 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स के, और इन क्वेश्चंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो नॉन टेक के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एसएससी की बेस पे ही प्रिपेयर करिए। ठीक है, और इसका जो एग्जाम लेवल है हाईवे एनालिसिस 2 to 3 पेपर और प्रीवियस एमपी सब इंजीनियर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने को मिला कि जो है टेक्निकल जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनको हमने लिस्ट आउट किया और उसमें आपको बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टोटल 11 सब्जेक्ट में से जो हमने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस किए हैं वो टोटल 11 सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि आप देखोगे नोटिफिकेशन में या एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं मेंशन है कि टेक्निकल के कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो उसके लिए पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और पेपर एनालिसिस करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हमें फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, 11 सब्जेक्ट रहेंगे, जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, एडीसी, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूटिलाइजेशन। जो लास्ट 3 इयर्स की हमने 2-3 पेपर जो एनालिसिस किए हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको सबसे पहले करने चाहिए, यहाँ पर जो है दूसरी वैकेंसीज की तरह हमें इसी सीरियल वाइज में नहीं चलना है, because previous paper analysis is the most important thing to get selected in any exam। वो आपका होना ही चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस वैकेंसी के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट। इस वैकेंसी में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे अगर मैं आपको आउट ऑफ 11 टॉप 5 सब्जेक्ट बताऊं तो जो आपको सबसे पहले करने चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन, देन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 5 सब्जेक्ट जो है आपको बहुत अच्छे लेवल से करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे अच्छे करने। यूटिलाइजेशन का अगर बात करें तो लैब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, बेसिक जो है नोडल और मैश एनालिसिस से रिलेटेड रहते हैं। मेजरमेंट्स में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन हो या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज किया जाता है एंड सो ऑन, इसके बारे में। कंट्रोल सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बनते हैं लास्ट 3 ईयर पेपर में। लास्ट 3 जो पेपर हमने डिस्कस एनालिसिस किया उसमें से एक कंट्रोल सिस्टम के आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भरमार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लिप फ्लॉप्स के क्वेश्चंस या फिर आप देखोगे काउंटर के क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एनकोडर, डिकोडर के क्वेश्चंस ये भी देखने को मिलेंगे। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइटली नहीं लेना है, जहां पर भी स्टार मार्क करना है किया हुआ है 5 सब्जेक्ट का जो आउट ऑफ 11 है, उन सभी को जो है बहुत अच्छे लेवल से करना है। इन सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट जो है आपको जो है रिजल्ट दिला सकते हैं अच्छा। ठीक है, तो टेक्निकल में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आप इन 5 सब्जेक्ट को जो है और ज्यादा डेप्थ में चाहते हो कि आपका जो है यहाँ पर अगर मैं आपको देखूं कि पेपर लेवल जो है ना कैसा बना है, पेपर लेवल जो अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एज वेल एज आपको थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको जो है डेफिनेशन वाइज या डायरेक्ट फैक्ट बेसिस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन मिलेंगे कि किसको कहाँ यूज किया जाता है, और जो है आपको जो है न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए थे, मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए थे, एज वेल एज पावर सिस्टम से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे। 3 आवर का पेपर है तो इसमें जो है हमारे पास 200 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट में। आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन अगर आपके पास 15-20 180 में से 15-20 न्यूमेरिकल भी आ गए, दे विल कंज्यूम देयर योर टाइम। तो आपको जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल इतना ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे कंपैरेटिवली। जो अगर हम देखें
तो पेपर इजी रहेगा, है ना, इजी टू मीडियम मोड मान सकते हो, ज्यादा टफ लेवल का नहीं रहता है इसका पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो कि यहाँ पर जो है ये 5 सब्जेक्ट है ना, इनको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जो है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए, यू हैव टू एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करिए। चाहे आप जो है अपने सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको अगर प्रेफर करना चाहें तो आर के राजपूत के प्रीवियस ईयर, आर के राजपूत के लिए जो हमारी बुक है उस को भी प्रेफर कर सकते हो इन 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को कवर करने के लिए। जेबी गुप्ता को भी प्रेफर कर सकते हो, है ना, और एमए हांडा की बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी बुक्स को रेफर करके आप एमसीक्यू कर सकते हो। लेकिन आपको जो है इन 5 सब्जेक्ट को आई सजेस्ट कि यहाँ पे पहले थ्योरी को अच्छे से करो, देन गो फॉर द एमसीक्यू। अगर आपका थ्योरी लेवल अच्छा नहीं है तो पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी को बढ़ाओ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगा तो कोई सा भी एमसीक्यू आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर आप एमसीक्यू रटते रहोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं है, हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इन 5 सब्जेक्ट्स को आप जो है बहुत अच्छे लेवल पे करें, एज वेल एज आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। जो है ये अब वीडियो चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक मिलेगा, और वहां से ऐप जो डाउनलोड करके आपको जो है यूनिवर्सल AEJE का एक कोर्स मिलेगा, जो हमारे पास ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है उन सभी को कवर करता है। और आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट जो है इस पोस्ट के लिए जो है वो सारा का सारा आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। नॉन टेक्निकल पार्ट को आप एसएससी लेवल का करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम डेट्स की हो या फिर अदर इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारे पास यहाँ पे नोटेड होनी चाहिए। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 23 अप्रैल रहेगा। इसमें जो करेक्शन डेट रहेगा वो 28 अप्रैल रहेगा लास्ट, और इसका एग्जाम डेट भी दिया गया है। ऑलमोस्ट हम कई सारे वैकेंसी को रिव्यू करते हैं, कई सारे वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन एग्जाम डेट टेंटेटिवली लिखा हुआ था, इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि एग्जाम कब होगा। जो है हमारे पास 6 जून को 2022 को हमारे पास ये एग्जाम होगा। तो आपको इसी हिसाब से जो है आपको प्रिपेयर करना है। सो आपकी जर्नी जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई, और यहाँ पे आपके पास लगभग आपके पास 66 डेज आपको देखने को मिलेंगे टू प्रिपेयर अबाउट दिस एग्जाम, ठीक है। तो आपको जो है 66 डेज सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है 2 महीने, है ना 2 महीने या फिर 3 महीने, ऐसे नहीं सोचना है। 66 डेज सोचिए, और उसको जो है आप डिवाइड करिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसका जो है वहां पर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से दीजिए। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, सोचते हैं 5 दिन पहले देंगे एग्जाम से, लेकिन वो बहुत गलत बात है। 5 दिन पहले देने नहीं चाहिए, बहुत पहले, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट प्रिपेयर होते जाइए वैसे वैसे टेस्ट देते जाइए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट तो 5 दिन पहले ही देते हैं, 4 दिन पहले देते हैं, सारे के सारे। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर टेस्ट आप पहले दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में कमी क्या है। उस कमी को या फिर उस जो ड्रॉबैक है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है विद इन टाइम। लेकिन अगर 5 दिन पहले देखोगे तो आप उस जो इस कमी को कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। इट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एमपी सब इंजीनियर वैकेंसी। सो थैंक यू अगेन।